और इसलिए जितनी भी ब्लैक मनी थी वो एविक्ट आउट हो गई है। अब याद रहे कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा बड़ी एमनेस्टी स्कीम दी हुई थी, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया हुआ था और बहुत सी सहूलियात दी हुई थी रियल एस्टेट कम्युनिटी को कि जिसमें आप कहीं से भी पैसा लाएं और आप फेंक दें रियल एस्टेट में, आपको पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसा कहाँ से आया। तो जब इमरान खान साहब को हटाया गया, पॉलिटिकल डिसमेंटलाइजेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि जितना पैसा डीएचए कोयटा में इन्वॉल्व है, जो कि डेफिनेटली एक ऐसा पैसा है कि जिसका किसी को नहीं पता कहाँ से कमाया और कहाँ से लिया है, वो सारा का सारा लोगों ने इविक्ट आउट करना शुरू कर दिया, उसको निकालना शुरू कर दिया, एक्सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब परचेजिंग ख़त्म हो गई वहाँ पे और सिर्फ सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो जो 3 करोड़ रुपए का प्लॉट था वो डेफिनेटली 1,75,00,000 रुपए पे तो आना ही था। अस्सलाम वालेकुम जी, एमएसजे रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज एक बार फिर हम लोग डीएचए कोयटा के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। डीएचए कोयटा के ऊपर जो हम सीक्वेंस बनाते थे एक वीडियोस का, वो बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो गया था, क्योंकि डेफिनेटली जब सब ऑफिसेज बंद कर दिए जाएंगे, जब डीएचए कोयटा का काम इतना डाउन चला जाएगा तो उसमें काम करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो उस पर फिर वीडियोस बनाने का इतना कोई ख़ास मकसद नहीं था। तो इसलिए मैंने वीडियोस का थोड़ा जो सीक्वेंस था उसको थोड़ा सा ख़त्म किया था। लेकिन बीच में हमारे चूँकि क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, जो हमारा ये चैनल व्यू करते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसमें लोग कमेंट इतना अच्छे करते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें कहते हैं कि आप वीडियोस बनाएं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन उनके तक डिलीवर हो सके, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस को मर्ज किया जाए एक दूसरे के साथ, और जो मेरे पास नॉलेज है या जो आप लोगों के पास नॉलेज है वो एक दूसरे के पास पहुँच सके, और डेफिनेटली वही नॉलेज फिर हम कंज्यूम करते हैं और उससे फिर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस टाइम पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या डीएचए कोयटा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई सब ऑफिसेज क्यों बंद कर दिए गए। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई डीएचए कोयटा और कितना नीचे जाएगा। इतना बुरा डाउनफॉल मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं भी ये सोच रहा था कि डीएचए कोयटा की जो ट्रू वैल्यू है अर्ली बर्ड की, वो तकरीबन 220 225 तो कम से कम होनी चाहिए। इससे नीचे तो मैं सोच ही नहीं रहा था कि रेट आएगा। एलोकेशन फाइल का भी मैं इसी तरह 85 80 के अराउंड सोच रहा था कि इससे नीचे बिल्कुल नहीं आएगा, और एफिडेविट खैर मैं सोच रहा था कि आएगा। खैर, बहुत सी बातें अभी हमने करनी है इस वीडियो में। सबसे पहले उस्मान फ़ारूकी भाई ने एक बहुत टाइम लगा के ये कमेंट किया हमारे चैनल पे, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछे हैं, मैं एक एक करके सबका जवाब देने की कोशिश करता हूँ या इन क्वेश्चंस को मर्ज कर देता हूँ, जिसमें मेन बड़ा सवाल यही है कि डीएचए कोयटा का अब क्या होगा या इसमें इतना बड़ा बुरा डाउनफॉल कैसे आया। सबसे पहले तो एक डीएचए कोयटा की ये वीडियो देखें आप लोग, ये हालत देखें। ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, जो मैं अपने मोबाइल पर देख रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद कि ये क्यों हुआ, ये कैसे होता है, कारेजी सिस्टम क्या होता है। और ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा वाटर फ्लो जो कोरोजन हुई है, और इससे जो पूरी की पूरी रोड है, बुलेवार्ड है डीएचए कोयटा की, वो तबाह हो चुकी है और बहुत बुरा हाल है। खैर, ये वीडियो के देखने के बाद मुझे वाकई बुरा फील हुआ डीएचए कोयटा के बारे में कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है किसी भी कोई भी डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, और जब इस तरह के काम वहाँ पे होते हैं। फिर हमने डीएचए कराची में देखा कि वहाँ पे डीएचए का ये हाल है कि वहाँ पे पानी जो है वो यहाँ तक आया हुआ है और स्विमिंग पूल जाने की ज़रूरत नहीं है। डीएचए इस्लामाबाद इस टाइम पे एक वाहिद डीएचए है जिसमें मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वो उस पर डबल अप कर रहे हैं अपनी टीम वर्क। डीएचए फेज़ 5 मैंने आपको बताया था, कंपैरिजंस जब मैं करता था कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो मैंने आपको कहा था डीएचए फेज़ 5 में इन्वेस्टमेंट करें, डीएचए फेज़ 6 में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये वाहिद सोसाइटीज़ हैं जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसकी प्राइसेस लो हैं, और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद भी वहाँ पे आपको प्लॉट डीएचए कोयटा से बेहतर मिल जाता है। सबसे पहले कारेज़ वाटर सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो बलूचिस्तान है, बेसिकली जो रीजन है, उसमें 6000 कारेज़ी वाटर सिस्टम्स है। ये क्या होता है, इसमें इस तरह किया जाता है कि एक बड़ा वेल बनाया जाता है जिसमें पानी, बारिश का पानी, सीपेज का पानी उसमें आ जाता है, फिर उसको डाउनवर्ड की तरफ ले जाया जाता है। हर 100 मीटर बाद 150 मीटर बाद एक और वेल बनाया जाता है, फिर अगला 100 मीटर बाद एक और वेल बनाया जाता है, और ये टोटल सिस्टम जो है अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड रखने का इसको मकसद ये होता है क्योंकि बलूचिस्तान में सूरज भी, ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान में भी है, तो वो वाटर जो है वो वेपराइज ना हो। तो वाटर जो अंडरग्राउंड रहता है तो वो फिर चलता रहता है, तो आप उसको डिफरेंट इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये काम बहुत कामयाब है बलूचिस्तान में, और काफ़ी ज़्यादा इस पर बीबीसी की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है, वो भी मैं पढ़ रहा था और वो देख भी रहा था, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कारेज़ वाटर सिस्टम। अब हुआ ये कि बेसिकली इसकी वजह से ये डीएचए कोयटा ने जो ज़मीन ली हुई है बेसिकली, वहाँ पे नीचे कारेज़ वाटर सिस्टम्स है सारे इसी तरह अंडरग्राउंड। अब डेफिनेटली
उसके ऊपर आप सड़कें बना देंगे, उसके ऊपर आप डेवलपमेंट कर देंगे, तो वो ज़मीन के नीचे जो पूरा एक सिस्टम जा रहा है पानी का, वो भी पानी का, तो वो ज़मीन बैठ जाती है। और जब बारिशें होती हैं, आजकल मानसून का सीज़न है, तो सारा का सारा करोजन की वजह से पूरी की पूरी रोड्स जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये सिस्टम बन जाता है वहाँ पर। ये कारेज वाटर सिस्टम है। डीएचए को चाहिए था एक सर्वे करते कि उसके नीचे जो डीएचए की ज़मीन है कितने कारेजी वाटर सिस्टम्स हैं, कितने वहाँ पे वेल्स हैं, और यहाँ पे ये डेफिनेटली कल को कोई घर बना ले वहाँ पे और उसके बाद ये काम होने लग पड़े, तो घर तो सारा का सारा धंस जाएगा, बैठ जाएगा। वो जब पाइलिंग करेगा तो उसका क्या बनेगा। तो ये चीज़ डीएचए को बिल्कुल देखनी चाहिए थी डेवलपमेंट से पहले, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है। इससे अगला सवाल जो है वो क्लोजर ऑफ सब ऑफिसेज़ है कि भाई इतने ज़्यादा ऑफिसेज़ क्लोज़ कैसे हो गए। इससे पहले जो हम अब देखें, जितने लोगों ने, जितने डीलर्स ने इसकी डीलरशिप ली हुई थी डीएचए कोयटा की इस्लामाबाद में बैठ के, उनके रोज़ी पे भी आप लोगों ने लात मार दी। उसके बाद जितने लोग पेशावर से फाइलें बेचते थे, लाहौर के आसपास जितने, हर बंदे के पास आजकल तो एक ईंट उठाओ 2 डीएचए कोयटा के एफिडेविट निकलते हैं। तो जितनी फाइलें थी अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑफिस से जाके वेरीफाई हो सकती हैं, एक ही ऑफिस से जाके ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और उस पर ख़र्चा अच्छा खासा है। डेफिनेटली कोई पेशावर से बंदा जाएगा तो पैसों की तो खैर इतनी टेंशन नहीं होती लोगों को, लेकिन वहाँ पे जाते जाते आपका अच्छे खासे टाइम लगता है, अच्छे खासे एक्सपेंसेस लगते हैं। तो ये चीज़ क्लोजर ऑफ सब ऑफिस, इस पे जो डीएचए का टेक है, जो मैंने इस पे स्टडीज़ की हैं, मुझे लगा शायद, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई फाइलें जाली वेरीफाई तो नहीं कर दी इन्होंने, जो इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि जो है ऑफिस सब ऑफिस बंद कर दिए। लेकिन उसमें एक टेक ये है डीएचए का, डीएचए कहता है कि भाई हम लोग नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ फाइल्स ट्रांसफ़र हों, बिकें मार्केट में, इस्लामाबाद, कराची और इस तरह के जो सब ऑफिस हैं वहाँ पे। तो जब ये फाइलें ट्रेड ही नहीं होंगी तो उसका रेट जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये डीएचए को ये लगता है। अब सोचने वाली बात ये है कि जब डीएचए कोयटा का कोई फ़ाइल ही बिकेगी नहीं, जब डीएचए कोयटा की कोई ट्रेडिंग ही नहीं होगी, तो रेट तो मेरे ख्याल में जो ये 70-75 लाख रुपया चल रहा है ये भी नीचे आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मार्केट में भी यही इसका सीक्वेंस चल रहा है, यही इसका टेक है मार्केट में। लोग यही सोच रहे हैं कि अब डीएचए कोयटा में काम रह ही नहीं गया। और याद रहे यहाँ पे कि कोई भी मार्केट को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ डीलर्स होते हैं। जितने ज़्यादा डीलर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग हो रही होती है, उतने ज़्यादा डीलर बताते हैं कि ये अच्छा काम है, यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये आप लें, और उतना ज़्यादा उसके रेट्स डेवलप होते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह जो इन्होंने सब ऑफिस वाला ये जो स्टेप लिया है बहुत बुरा स्टेप है। 25,000 रुपया रेंट पे इन्होंने यहाँ पे ऑफिस लिया हुआ था, उसको बंद करना, वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं कौन बंदा बैठ के ये मशवरे देता है और कौन बंदा बैठ के ये स्टेप्स जो है इसको फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। खैर बहुत बुरा स्टेप है। रोज़ी पे लात मारी गई है, और आप किसी की रोज़ी पे लात मारते हैं तो दुनिया जो है वो मकफ़ाते अमल का नाम है। डीएचए कोयटा मज़ीद नीचे जाएगा। अगला जो है वाई डीएचए कोयटा फेल दिस बैड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना बड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे आ गया, किस बंदे को पता था कि ये होने वाला है, किसको नहीं पता था ये होने वाला है। सबसे पहले इस पे जो रिस्पॉन्सिबल है वो डीएचए कोयटा खुद है। कोई भी काम जब हो रहा होता है तो उसके पीछे जो जिसके ऊपर हो रहा था वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये था वो था ये था। डीएचए कोयटा ने जब अर्ली बर्ड की बैलेटिंग हुई, एक तो उसको थोड़ा सा डिले किया, उसके बाद इन्होंने मैप लाने में तकरीबन 3-4 हफ्ते वहाँ पे स्पेंड कर दिए। यानी बैलेटिंग हो गई है, मुझे यही नहीं पता मेरा मैप कहाँ पे है, मेरा प्लॉट कहाँ पे आता है। तो जब इस तरह के स्टेप्स आते हैं तो जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे वो डेफिनेटली सोचता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल इसको इंडोर्स कर रहे हैं, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल इसके ऊपर बैठे हैं, मैं उन पे किस तरह से एतमाद करूँ। फिर सबसे बड़ी वजह यूट्यूबर्स हैं। जिस बंदे ने, अब सारे लोगों को आपने पकड़ना है। मेरी वीडियोस पे आपने बड़े कमेंट कर लिए कि भाई आप डीएचए कोयटा के उल्टे ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। फ़ौरन जाए उनकी वीडियोस पे जाके कमेंट करें कि आपने मुझे क्यों बोला था कि आप जो है अपनी फ़ाइल को होल्ड करें। 3 करोड़ रुपये पे मेरी फ़ाइल बिकती थी, या 1 करोड़ 40 लाख रुपये पे मेरी एलोकेशन बिकती थी। भाई आप क्यों कहते थे उस टाइम पे कि इसको होल्ड करें। उनको पकड़ लें फ़ौरन जाके। दूसरे काम, नो एक्चुअल परचेजिंग पावर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बता के मैं थक गया हूँ कि डीएचए कोयटा के रेजिडेंट्स के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो वहाँ पे 3-3 करोड़ रुपए का प्लॉट लें, और प्लॉट भी ऐसा लें जिसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई, और प्लॉट भी ऐसा लें कि जो पता नहीं कब बनेगा, और प्लॉट भी ऐसा लें कि जो कि जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन है कोयटा में, तो मुझे नहीं लगता कि वो डीएचए पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा प्लॉट लेंगे जो कि हवा में, और वो भी 3 करोड़ रुपए का या 1 करोड़ 40 लाख रुपए का, उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं लगे। फिर अगला पॉइंट है इसमें कि कोयटा में लोगों का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, या जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इस गवर्निंग पार्टी का जो इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है।
और इसलिए जितनी भी ब्लैक मनी थी वो एविक्ट आउट हो गई है। अब याद रहे कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा बड़ी एमनेस्टी स्कीम दी हुई थी, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया हुआ था और बहुत सी सहूलियात दी हुई थी रियल एस्टेट कम्युनिटी को कि जिसमें आप कहीं से भी पैसा लाएं और आप फेंक दें रियल एस्टेट में, आपको पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसा कहाँ से आया। तो जब इमरान खान साहब को हटाया गया, पॉलिटिकल डिसमेंटलाइजेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि जितना पैसा डीएचए कोयटा में इन्वॉल्व है, जो कि डेफिनेटली एक ऐसा पैसा है कि जिसका किसी को नहीं पता कहाँ से कमाया और कहाँ से लिया है, वो सारा का सारा लोगों ने इविक्ट आउट करना शुरू कर दिया, उसको निकालना शुरू कर दिया, एक्सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब परचेजिंग ख़त्म हो गई वहाँ पे और सिर्फ सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो जो 3 करोड़ रुपए का प्लॉट था वो डेफिनेटली 1,75,00,000 रुपये पे तो आना ही था, अभी तो उससे भी बुरा हालात है। फिर अगला जो मैंने आपको बात बता दी है कि जो डेवलपमेंट है वहाँ पे वो रेट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है। और मेरी आप वीडियोस थोड़ी पीछे जाके, अब मैं कितनी दफ़ा बताऊँ कि मैं ठीक कह रहा था, ये कह रहा था, ये पुरानी हो गई है बातें, लेकिन अब आप ख़ुद एक कॉमन सेंस से सोचें एक बात, आपके पास 2 करोड़ रुपया है, आप वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी है, या आप ख़ुद थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि किस में डेवलपमेंट ज़्यादा है और किसके रिटर्न्स आरओआई किसका ज़्यादा है। डेफिनेटली लोग जब 2 करोड़ रुपए वाला या 3 करोड़ रुपए वाला एक्चुअल परचेज़र होता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, एक्चुअल परचेज़र जो है वो डेफिनेटली थोड़ी रिसर्च करता है, वो देखता है कि मुझे डीएचए मुल्तान में डबल द डेवलपमेंट, डीएचए भावलपुर में डबल द डेवलपमेंट का इससे आधे से भी कम कीमत में मिल रहा है। और फिर डीएचए इस्लामाबाद, जो कि मैंने आपको बताया सबसे अच्छी रियल एस्टेट है, कराची में डीएचए की हालत आपने देख ली, भावलपुर का बेड़ा गर्क है, मुल्तान इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी बैठा हुआ है, डीएचए लाहौर बहुत अच्छा है, डीएचए इस्लामाबाद बहुत अच्छा है, और अब जो डीएचए कोयटा है उसकी हालत आपने देख ली है। कोई भी डीएचए मैच नहीं कर सकता डीएचए लाहौर और डीएचए इस्लामाबाद को। तो जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और डीएचए लाहौर बहुत महंगा है, डीएचए इस्लामाबाद में अभी भी आपको प्लॉट कनाल का जो है 1,60,65,00,000 रुपये का मिल जाता है। तो जब ये चीज़ आप कंपैरिजन करेंगे तो आप डेफिनेटली जिस चीज़ को चूज़ करेंगे और ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डीएचए कोयटा या ओवरऑल द बुलिंग ऑफ डीएचए कोयटा या ओवरऑल द फैक्ट्स के जो आपको लगता है डीएचए कोयटा में है, तो डेफिनेटली यू विल चूज़ डीएचए इस्लामाबाद और डीएचए लाहौर। फिर उस्मान साहब ने एक सवाल किया कि ज़मीन.com पे गलत एड्स लगाते हैं लोग, तो क्या वो रिलायबल है? वैसे तो मैं ज़मीन.com का ख़ुद एक ऑफिशियल पार्टनर हूँ, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम करता हूँ उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे रमादा हो गया, रिवर हिल्स हो गया, और उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, अभी हम मरी का एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उनके साथ। लेकिन आई डोंट थिंक ज़मीन.com जो है अब एक मार्केटिंग वे में रिलायबल है। तो आप ऐसी गली में ना जाएं जहाँ पे कुत्ता भौंकता है, वहीं बैठे मेरे ख्याल में कि आप ज़मीन.com को विज़िट ना करें ज़्यादा से ज़्यादा। ज़मीन.com को मार्केटिंग वाइज अब इतना फ़ायदा नहीं होता हमसे, पैकेजेस भी उनके बहुत महंगे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई हम ज़मीन.com पे ख़ुद ही ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसका और कोई तरीका नहीं है कि ज़मीन.com के जो एड्स हैं उसको क्या किया जाए कि वो लोग ज़्यादा लगाते हैं या कम लगाते हैं। तो अभी अगला सवाल ये है कि क्या डीएचए कोयटा इससे भी नीचे आ सकता है, या वेदर इट इज़ परचेजिंग टाइम, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब रेट नीचे आए तो हमें परचेजिंग करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि हमें थोड़ा वेट आउट करना चाहिए, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए पाकिस्तान में, और थोड़ा सा पैसे का इन्फ्लो हमें समझ आ जाए कहाँ से आ रहा है, फिर मुझे लगता है इलेक्शंस तक हमें वेट आउट करना चाहिए डीएचए कोयटा पे। तब तक अगर रेट मज़ीद नीचे आ जाता है तो अच्छी बात है, उसके बाद हमें इसमें डेफिनेटली परचेजिंग करनी चाहिए। जिस बंदे को ख्वाहिश थी डीएचए कोयटा में इन्वेस्टमेंट की, अभी वो पूरी हो सकती है। 70 लाख रुपये में आपको ओल्ड एलोकेशन मिल जाती है, और इससे नीचे आपको 60-65 लाख रुपए में एफिडेविट मिल जाता है, और ये मज़ीद भी नीचे शायद थोड़ा बहुत आए। तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम है कोयटा जैसे एरिया में, जहाँ पे कोई ख़ास सोसाइटी नहीं है सिवाय डीएचए कोयटा के अब, तो वहाँ पे आप आराम से अपना प्लॉट इतने थोड़े पैसों में ले सकते हैं। और याद रहे कि ये वही प्लॉट्स हैं जो कि 1,40,45 लाख रुपये से नीचे आए हैं, और ये अर्ली बर्ड की फ़ाइल जो कि इस टाइम पे 1,30,35 लाख रुपए की है या 50 लाख रुपए की है, ये 3 करोड़ रुपए से नीचे आई है। तो बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।